तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जिन बाबा का ये दावा था कि वो मुर्दों में जान फूंक देते हैं, जिन बाबा का ये दावा था कि उनके चरणों की धूल को माथे पर लगाने से तमाम बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलें दूर हो जाती हैं, और जिस विश्वास के साथ उनके भक्त उनके पास पहुंचा करते थे, और जिन बाबा ने अपने बाबागिरी की करियर की शुरुआत ही अपनी ही भतीजी की मौत के बाद उसे जिंदा करने के दावे के साथ शुरू किया था, उन बाबा की असलियत अब जो सामने आई है, काश ये लोग अगर सुन और देख लें और समझ लें तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस अंधभक्ति के जो शिकार हैं वो आने वाले वक्त में बच जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में भी बाबाओं की दुकान बंद होगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं होती। तो अब भोले बाबा कहना भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि भोले बाबा के साथ बहुत सारे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, जो असली भोले बाबा। तो सूरजपाल हवलदार पूर्व अपने आप को बाबा बोलता है, तो भोले हटाता हूँ, सिर्फ बाबा ही बोलूँगा। तो सूरजपाल जो बाबा बना, 3 दिन हो गए वो भागा हुआ है। तमाम लोग पूछ रहे हैं कहाँ है भाई। तो अब उसी बाबा ने अपना एक वकील तैनात कर दिया, और ये वकील, इनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं सभी लोग, निर्भया केस के बाद सीमा हैदर वाले सारे दुखियारे के वकील वही बन जाते हैं, वो हैं एपी सिंह। तो एपी सिंह को अपना वकील बनाया, और एपी सिंह ने आज मीडिया से बातचीत की, और एपी सिंह ने जो कहा वो बाबा की असलियत खोलने के लिए काफ़ी है। रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा कि सूरजपाल या बाबा ये खुद बीमार है, डॉक्टरों के पास इलाज चल रहा है, किडनी की बीमारी थी, एक किडनी है नहीं, अब एक किडनी के सहारे है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, और डॉक्टरों से इलाज चल रहा है। मतलब जिस बाबा के पास लाखों की तादाद में लोग अपनी बीमारी को दूर कराने के लिए पहुंचते थे, वो बाबा तो खुद बीमार है। और कमाल देखिए, अपने भक्तों को वो बाबा अपने पास बुला रहा है, और वहाँ कहता है हम चमत्कार, दैविक शक्ति, ऊपर वाले की शक्ति, सब ठीक हो जाएगा। और वो इनको बेवकूफ़ बनाकर अपना जब इलाज की अपनी बारी आती है तो वो पढ़े लिखे डॉक्टरों के पास जाता है, स्पेशलिस्ट के पास जाता है, किडनी के इलाज के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, और ये बेचारे भक्त मासूम वो उसके पास पहुंच रहे हैं। ये खुद एपी सिंह की लाइन है। उन्होंने कहा कि जो बाबा है वो ये बीमारियों का शिकार है और कहीं भागे नहीं है, जब पुलिस बुलाएगी तो आ जाएंगे, ये भी सफाई दी है। अब ये पुलिस पर भी उंगली है कि भैया भागे नहीं है, बुलाएंगे आ जाएंगे, पुलिस कह रही है ज़रूरत होगी तो पूछताछ के लिए बुलाएंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है, 123 लोग की मौत हो चुकी, पहले 121 थी, 2 और की जान चली गई। न बाबा हाथ में है, न बाबा से पूछताछ हो रही है। और तो और जितने बड़े बड़े नेता हैं अपने देश के, उनमें से एक की भी ज़ुबान पर भी इस बाबा का नाम नहीं आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें बोल रहे हैं। और कमाल देखिए, जो बाबा का मुख्य सेवादार जिस पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, उसके बारे में भी एपी सिंह ने ये कहा कि वो भी भागा बनी है, उसको हार्ट की बीमारी है, वो दिल का मरीज़ है, और इसीलिए वो एक अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। भागा बनी है, जैसे ही ठीक हो जाएगा वो भी पुलिस के पास पहुंच जाएगा। यानी बाबा जो दूसरों का इलाज चमत्कारिक तरीके से करने का दावा करते हैं, बाबा का सेवादार जो बाबा के शरण में सबसे करीब है, वो भी दिल का बीमार है, और वो भी असली वाले डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे बाबा के पास नहीं जाता है। तो यही काफ़ी है समझने और समझाने के लिए कि समझिए कि क्या है अंधभक्ति, क्या है अंधविश्वास, और क्या है सच्चाई। ये तो 2 चीज़ें आपको बताई। आप आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में होता क्या है और कैसे होता है। क्या ये हादसा रोका जा सकता था, और रोका जाता तो कैसे, और क्या ये जो इतनी सारे लोगों की जान गई हैं, इनकी मौत को भी बचाया जा सकता था? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि पूरी रिपोर्ट आपके सामने है, पूरी डिटेल के साथ, जो हुआ और जैसे हुआ। ये जो सत्संग थी 2 फरवरी को, इसकी तैयारी करीब 20 दिन पहले से शुरू हो गई थी। 500 से ज़्यादा बस तो 1 हफ्ते पहले ही पहुंच गई थी मौके पर। पुलिस से इजाज़त ली गई थी 80,000 लोगों की। 80,000 लोगों से डबल 2-4 दिन पहले ही पहुंच गए थे लोग। वहाँ टेंट तंबू गाड़ कर रह रहे थे।
और पुलिस वालों को जिनसे ये थाने से इजाज़त ली गई थी, उन थाने वालों ने देखा कि हाईवे जाम हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग टेंट तंबू गाड़ कर रुक रहे हैं, और वो जो 80 है वो तो पहले ही पार कर चुका, अभी 2 जुलाई आया नहीं है। बट उनमें से किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि इस मामले में कुछ देखा जाए, उस हिसाब से इंतज़ाम बढ़ाया जाए, एम्बुलेंस बढ़ाया जाए, पुलिस वालों को ड्यूटी पे लगाया जाए, डॉक्टरों को तैनात किया जाए। कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। और न ही इस मामले में पुलिस ने LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद ली, जो खबर देते हैं कि अच्छा यहाँ इतने लोग जमा हो गए, इतने नहीं हुए हैं। लोकल पुलिस ने एक बार साइन किया, 80,000 ठीक है, जाओ जितने को बुलाना है बुला लो, हो गया मेरा काम। उन्हें पहले ही से पता था, इस 2 जुलाई से पहले से, कि ये तादाद इससे 2-3 गुना ज़्यादा होगी, लेकिन पुलिस वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये पहली गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि 2.5 लाख लोग जब पहुंच गए तो उस हिसाब से पुलिस के इंतज़ाम होना चाहिए। आपको पता है जब ये हाथरस में सत्संग हुआ तो वहाँ पे टोटल पुलिस वाले कितने थे? वो भी सत्संग में अंदर नहीं थे, बाहर बाहर। कुल मिलाकर 40 2.5 लाख भक्त, और ड्यूटी पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई भगदड़ न मचे, कोई और चीज़ ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो। सिर्फ 40 आदमी, यानी कि 40 पुलिस वाले, इस हिसाब से देखें तो लगभग 7,000 लोगों पर एक पुलिस वाला था, 7 या 8,000 लोगों पर एक पुलिस वाला। और जबकि पहले से पता है कि इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन ये पुलिस के इंतज़ाम थे। अब पुलिस ने 40 हैं तो 40 क्या करेंगे, उधर 2.5 लाख लोग हैं। कल आपने मुंबई में देखा होगा जश्न इंडियन टीम के वेलकम का, उसमें तो करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग थे। लेकिन उस हिसाब से सारे इंतज़ाम भी थे, चाहे वो ट्रैफिक का हो, पुलिस का हो, फायर ब्रिगेड का हो, सब कुछ था। और लोग जोश में भी थे, आए, खुशियाँ मनाई, वर्ल्ड चैंपियन का धन्यवाद किया और चले गए। लेकिन यहाँ 2.5 लाख लोग, 40 पुलिस वाले, और ये 40 पुलिस वाले भी बस यूं ही तमाशबीन, असली इंतज़ाम उन्होंने बाबा के भक्तों और उनके सेवादारों पर छोड़ दी कि आप करो, हम जाते हैं। अब ये जहाँ पर ये सारा ये सत्संग हुआ, ये सिकंदराबाद एक थाना है जिसके तहत होता है, लेकिन इस पूरे ज़िले में कुल मिलाकर 11 थाने हैं, 11 पुलिस स्टेशन जो आसपास में है। सिकंदराबाद थाने में जहाँ ये सत्संग हुआ, वहाँ पे जिस थाने में जो और थाने की चौकी सब मिलाकर करीब 100 पुलिस वाले थे। और अगर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के थाने को मिला दें जो 11 पुलिस स्टेशन है, तो उनमें से हर थाने में एवरेज 80 से 100, यानी लगभग मान लीजिए कि 1100 से 1200 पुलिस वाले होंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1200 पुलिस वाले, इस थाने में 110 पुलिस वाले, 100 पुलिस वाले और 40 वहाँ पर। अब पूरा थाना तो जा नहीं सकता है, थाना कौन देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा, जो पुलिस का बेसिक काम है। तो इसीलिए सिर्फ 40 के थे। और ज़रूरत कितने की थी? कम से कम 1000 पुलिस वालों की ज़रूरत थी 2.5 लाख लोगों पर, कम से कम। इसलिए कि वो सारी चीज़ें, एंट्री एग्ज़िट, निकलने का रास्ता, आने जाने का रास्ता, ये सारे रास्ते को देख सके, इसके अलावा ट्रैफिक देख सकें, इसके अलावा वहाँ पर PAC के जवानों की तैनाती हो सकती थी जो ऐसी चीज़ कामों में माहिर हैं। महिला पुलिस वहाँ पे रखी जानी चाहिए, कम से कम 100 महिला, सबसे ज़्यादा वहाँ महिलाएं आई थीं, उसका भी ख्याल नहीं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट पूरा हाईवे जाम था। एक तो पुलिस की पहली गलती ये थी कि नेशनल हाईवे के किनारे सत्संग की इजाज़त दी, और उससे पूरा नेशनल हाईवे जो है उसके ऊपर असर पड़ गया। और नेशनल हाईवे का मतलब होता है आपकी ज़रूरी रोज़मर्रा के सामान, फल सब्ज़ी, दूध, ये सारी चीज़ों की सप्लाई होती है। लोग एक दूर दूर से सफ़र करते हैं बसों में, वो सब रुक गया। पूरा हाईवे ही कई किलोमीटर तक जाम था। और ये सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए कि 1000 मैंने पुलिस वाला कहा और उनकी वहाँ पे तैनाती होती, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही 1200 पुलिस वाले थे, तो 1200 में से 1000 इधर आ जाते तो 200 बचते। वहाँ पे भी फिर ये था, चोर उचक्के ये सब ध्यान रखते हैं कि अच्छा आज पुलिस वाले उधर हैं तो चलो इधर कुछ कर लो, तो उसका भी था। लेकिन इस मामले में जो होना चाहिए था, DM से लेके जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगता है यार बाबा आते हैं, प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं, चले जाएंगे, यहाँ भी ऐसे ही हुआ, 80 की जगह 2.5 लाख आ गए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी गड़बड़ हुई। तो ये लापरवाही थी। तीसरी लापरवाही थी, जब आपको पता है कि 80,000 से ज़्यादा लोग तो 5 दिन से आकर डेरा डाले हुए हैं, फिगर 2 लाख से ऊपर जाएगी,
तो फिर आपको उसी हिसाब से अस्पताल में इंतज़ाम करना चाहिए था। सिकंदरा रहू के पास जो सबसे नज़दीकी सत्संग के करीब जो हॉस्पिटल था और वहाँ पे जो एम्बुलेंस के इंतज़ाम किए गए थे, पूरे 2.5 लाख लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 एम्बुलेंस खड़ा किए थे। 2, आप इससे अंदाज़ा लेंगे, सिर्फ 2। और जबकि अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के पास बात करें, जितने सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, तो उनके पास एम्बुलेंस ही 32 थे। एक डिस्ट्रिक्ट में 32 एम्बुलेंस, 32 में से 2 वहाँ थे। अब 2 एम्बुलेंस क्या करता, और जो सबसे नज़दीकी था वहाँ एक ही अस्पताल, और उस अस्पताल वो भी वहाँ मौका वारदात से करीब 8 किलोमीटर दूर था, और दूर होने के बावजूद वहाँ इंतज़ाम कुछ नहीं। एक डॉक्टर, मैंने पहले भी कहा, उसकी ड्यूटी थी, सिर्फ एक डॉक्टर की। अब जब सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, सांसें उखड़ रही हैं, तो कहाँ भागेंगे? नज़दीक के अस्पताल जाएंगे या दूर के जाएंगे? बाकी अस्पताल 40 किलोमीटर को, 45 किलोमीटर को, 47 किलोमीटर को, 50 किलोमीटर दूर, उतनी देरों में तो देर में सांसें उखड़ जाएंगी। तो सबसे नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ले गए वहाँ, लेकिन करते क्या, जितने लोग घायल हो रहे थे उनकी सांसें उखड़ रही थी, और उनकी सांसें वापस लाने के लिए उन्हें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत थी, और इत्तेफाक से इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही नहीं था। डॉक्टर एक, जो नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा मरीज़ आ रहे थे, उनकी हड्डियाँ टूट गई थी, पसलियों की, गर्दन की, क्योंकि लोग उनके ऊपर चढ़ रहे थे, वहाँ पर भी उन्हें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी, लेकिन था ही नहीं। तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस इंतज़ाम न होने की वजह से, वरना इनमें से आधों की जान बच सकती थी अगर सांसें उखड़ने वाले मरीज़ों को सिर्फ ऑक्सीजन दे दिया जाता, लेकिन कोई इंतज़ाम ही नहीं था। जो पूरे इस ज़िले में डॉक्टर हैं, मैंने तो अस्पताल की बात आपको बता दी, कि जो डॉक्टर हैं जितने, अगर वो सारे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स को मिला दें तो 102 डॉक्टर हैं जो अलग अलग 7 अस्पतालों में तैनात हैं, 102। और जिस अस्पताल में ये गए थे वहाँ पे तो एक ही डॉक्टर था। 102 की लेकिन पोस्टिंग है कि यहाँ पे वैकेंसी है, 102 डॉक्टर होंगे इन 7 अस्पतालों में, लेकिन हैं नौकरी पे फ़िलहाल 45। बाकी के 57 जगह खाली है, पोस्ट खाली है, सरकार ने भर्ती ही नहीं की है। उन्हें लगता है यार ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे गरीब लोग हैं, क्या डॉक्टर की इनको क्या ज़रूरत है, 45 बहुत है। सैंक्शन पोस्ट 102 है, 102, लेकिन पोस्टिंग है सिर्फ 45 की। 57 डॉक्टर की वहाँ पे पोस्टिंग पता नहीं कब से खाली है। वो तो अभी ये मामला हो रहा है तो लोग गिनती भी गिन रहे हैं। जो भगदड़ में सबसे ज़्यादा मौतें हुई 123, और करीब 200 से ज़्यादा घायल हैं। तो अगर डॉक्टरों के हिसाब से देखें तो एक डॉक्टर पर एक साथ करीब 10 से 11 मरीज़ आ रहे थे, एक डॉक्टर पर। अब वो 10 से 11 के 11 सीरियस हैं, सांसें उखड़ रही हैं, मतलब इधर छोड़ो तो वो मर जाए, उसको पकड़ो तो वो मर जाए, ये हालत है। अब ऐसे में एक डॉक्टर भी अब सुपरमैन तो है नहीं कि वो एक साथ 10-12 की नफ्स पकड़ ले, 10-12 को देखना शुरू कर दे। वो एक वक्त में एक ही को देख सकता है, उसकी भी मजबूरी और परेशानी है। तो एक को देख रहा है और दूसरा उसके सामने दम तोड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है। अगर वो 57 की भर्ती हो जाती तो भी क्या पता कुछ ज़िंदगियां तो बचाई जा सकती थी, और एक एक ज़िंदगी कीमती होती है। तो ये रहा एक। अब और सुनिए, इसी डिस्ट्रिक्ट में हाथरस के जहाँ ये हादसा हुआ है, 5 साल पहले सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया था। हमारे देश में बहुत सारे एम्स, जो दिल्ली वाला उस टाइप के, बहुत सारे बनाने के ऐलान हो चुके हैं। तो उसी कड़ी और झड़ी में एक हाथरस ज़िले में भी बड़े ज़ोरों शोर से एक मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया गया कि इससे आसपास के जितने गाँव और छोटे छोटे कस्बों के लोग हैं उनका यहाँ इलाज भी हो सकेगा। 5 साल पहले हुआ, ज़मीन अलॉट हो गया, बजट दे दिया गया, लेकिन आज तक उस ज़मीन पे एक फावड़ा तक नहीं चला है। उस ज़मीन वैसे ही पड़ा हुआ, 5 साल पहले अनाउंस हो चुका, पैसे भी हैं, अप्रूवल भी है, सब कुछ है, ज़मीन भी है, लेकिन वो ज़मीन यूं ही पड़ा है। कभी किसी ने जाकर झांकने की भी कोशिश नहीं की है। अब सोचिए 5 साल पहले था, अगर 5 साल में बन जाता तो इस मेडिकल कॉलेज से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब अगर एक फिगर आया जो अभी शुरुआती इंक्वायरी के बाद कि जो 123 लोगों की मौत हुई है, इनमें से 73 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। यानी अगर इन्हें फौरी तौर पर ऑक्सीजन मिलता
तो इनमें से कुछ लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि ऑक्सीजन तो था ही नहीं। 31 महिलाओं की ऐसी डेड बॉडी मिली जिनकी पसलियों की हड्डी टूटी हुई थी, और वो ऐसी टूटी हुई थी कि वो हड्डियां टूट कर उनके दिल और फेफड़ों में जाकर घुस गई थी। आप ये देखिए कि एक महिला ऐसे गिर गई, अब उसके ऊपर सैकड़ों हजारों लोग उसको कुचलते हुए निकल रहे हैं, और इस कदर कुचला कि उसकी पसलियों की हड्डी टूट कर उसके दिल और फेफड़े में जाकर किसी चाकू की तरह घुस गई। ऐसी 31 डेड बॉडी मिली है जिसकी पसलियों की हड्डियां दिल और फेफड़े को पार कर चुकी थी। 15 लोग ऐसे थे जिनकी मौत जो हुई वो गर्दन की हड्डी ही टूट गई थी। तब जब भगदड़ मची, लोग गिरे, भाग रहे थे, तो फिर उठने का मौका नहीं मिला। और ये 15 में भी 13 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं जिनकी गर्दन की हड्डियां टूटी। तो क्या उस वक्त पैर, कमर, पीठ, या अगर सीधे गिरे तो सीना, मुंह, कान, नाक, जिसके भी जूते चप्पल उसको रौंदते हुए निकल रहा था। तो ऐसे 15 लोग थे जिनके गर्दन और सर की हड्डियां टूटी हुई थी। क्या मतलब मंजर होगा। 113 महिलाएं थी, 7 बच्चे थे, और अब 3 पुरुष हैं मरने वालों में, मतलब सबसे ज़्यादा महिलाएं। और जितनी भी महिलाएं मरी हैं उन सब की उम्र 40 से 65 और 70 के दरमियान है। 40 ईयर्स टू 65 टू 70 ईयर्स, ये सारे जो महिलाएं हैं। और जो बची हैं उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई, उनका ये है कि एक बार जो गिरी उसे उठने का किसी ने मौका ही नहीं दिया। तो 11 थाने, 7 अस्पताल, 102 डॉक्टरों की तैनाती, लेकिन सिर्फ ड्यूटी पर 45 बल्कि 42, और 2 एम्बुलेंस, 40 पुलिस वाले, 2.5 लाख लोग। इसी के बाद आप सीधे सीधे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिन लोगों ने, जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जो भीड़ जैसी थी, उसको बेस्ट अगर आप कंपेयर करते हैं तो कल मुंबई का वो सीन हर जगह है, वीडियो आप देखिए उसको। नरीमन पॉइंट से लेकर और वो मरीन ड्राइव का पूरा, और वानखेड़े स्टेडियम, अंदर नहीं, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में तो सब लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीटों पे, जो भी वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन मरीन ड्राइव पे सब खड़े हुए हैं, और उसी में एक बस चल रही है, और उस बस में अपने तमाम क्रिकेटर, वर्ल्ड चैम्पियन। वो लंबा सफ़र पूरा करने में शायद आधा घंटा लगता है, लेकिन लग गए 3 घंटे। लाखों लोग मरीन ड्राइव पर, लाखों लोग। लेकिन और लाखों लोगों की भीड़ को संभालना आसान काम नहीं होता, बड़े बड़े इंतज़ाम फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि लाखों लोग थे तो लाखों मुंबई पुलिस थी। मुंबई पुलिस की तादाद हज़ारों में थी, लेकिन एक इंतज़ाम था कि कैसे क्या करना है। और जो मैं मुंबई के मेरे रिपोर्टर ने बताया कि उन्हें मालूम था कि मुंबई पुलिस ने कल शाम को एक ट्वीट किया कि अब जो लोग घर पे हैं वो प्लीज़ घर पे रहें, मरीन ड्राइव ना आए, क्योंकि अब यहाँ कदम रखने की जगह नहीं है। तो रिक्वेस्ट की लोगों से कि आप प्लीज़ इस तरफ मत आइए। और उसी वक्त उन्हें ये भी था, भी उनके दिमाग में ये चल रहा था हाथरस हादसे का। तो मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई के डॉक्टरों की टीम, मुंबई के अस्पताल, इन सबको अलर्ट पे रखा गया था। उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आएगी, क्योंकि उन्होंने 2007 भी देखा था, 2011 भी देखा था, जब धोनी के वर्ल्ड कैप्टनशिप में हमने 2007 में फर्स्ट T20 देखा, और 11 में फिर धोनी की कैप्टनशिप में 50 ओवर वाला ODI हमने चैंपियन बने थे श्रीलंका को हराकर। लेकिन जो कल जिस तरीके से पूरी भीड़ उतरी उस मैरिन ड्राइव पे और उस पूरे रूट पर, तब ऐसा लग रहा था कि वो एक तरफ समंदर और इधर इंसानों का समंदर। लेकिन वहाँ हर चीज़ को अलर्ट पर रखा गया था, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, होम गार्ड हो, यहाँ तक कि वो जो रैपिड एक्शन फोर्स हो, सारी चीज़ों को, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। और यहाँ दूसरी तरफ 40 पुलिस वाले, 2.5 लाख लोग, 2 एम्बुलेंस, 1 डॉक्टर, नो ऑक्सीजन। जो लाशें थीं, अब यहाँ पे तो खैर गलती भी नहीं है, क्योंकि उस अस्पताल को क्या उम्मीद, जिस अस्पताल में इक्का दुक्का लोग मरीज ही आते हैं या 2-4 मौतें होती होंगी,
कि एक साथ 100 से ज़्यादा लाशें आ जाएंगी। बर्फ़ की सिल्लियाँ कम पड़ गई थी मंगाने के लिए, क्योंकि बर्फ़ की सिल्लियाँ को फिर लाशों को रखना था, क्योंकि उस अस्पताल के मुर्दा घर में वो इंतज़ाम ही नहीं थे जो लाशों को रख सकें उस टेम्परेचर पर। तो आसपास के दूसरे इलाकों से बर्फ़ की सिल्लियाँ मंगाई गई ताकि उन लाशों, और वैसे भी गर्मी इतनी, उमस इतनी, तो वो सारी चीज़ें गई। दूसरा एक चेहरा और है, उस अस्पताल की जो हालत थी उसकी 2 तस्वीरें भी आई, बहुत सारे हमारे भी रिपोर्टर गए, उन्होंने खींची। जब पहले दिन वहाँ पहुँची, अस्पताल की जो हालत थी, जो भी आप एक गाँव में जाएंगे तो जो अस्पताल होती है हमारे पता नहीं किस भरोसे चलता है, वैसे ही जैसे ही पता चला कि अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आने वाले इस अस्पताल का दौरा करेंगे, रात होते होते उस अस्पताल के जनरल वार्ड में एसी लगाया जा रहा है। सारी तस्वीरें हैं, सफाई हो रही है हॉस्पिटल की, धुलाई हो रही है, पोछा मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब बड़े बड़े लोग आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, होम सेक्रेटरी आएंगे, चीफ सेक्रेटरी आएंगे, तो भैया अस्पताल देखेंगे तो अब उस हॉस्पिटल का जो एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसको भी अपनी नौकरी बचानी। अस्पताल का नक्शा रात रात में बदल दिया गया। मरीज़ बता रहे बेचारे मासूमियत से, बोले अरे एसी लग गया आपको? बोले नहीं, अभी तो जस्ट आधा घंटा पहले लगा कर गए हैं साहब लोग, लगता है कोई कल बड़े साहब आने वाले हैं। और यही होता हमारे यहाँ। कितना गुस्सा कीजिए और कितना बोलिएगा, इस पर कोई उसका फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन हाँ, जो एपी सिंह ने हम सबको बता गए, उनका शुक्रिया इसलिए कि ये कह कर चले गए कि देखो ये जो बाबा हैं ये तो बेचारे खुद बीमार हैं, खुद किडनी के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ब्लड शुगर के मरीज़ हैं, और ये तो डॉक्टर से इनका इलाज चल रहा है, वो क्या दूसरों को ठीक करेंगे। ये जाने अनजाने में उन्होंने बोल दिया, शायद ये भी था कि हमदर्दी के लिए, ताकि पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं उसका एक रीज़न दें। लेकिन इसी बहाने कम से कम आम लोगों तक ये बात तो पहुंचेगी कि जिनके भरोसे पर बैठकर कि बाबा हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर देंगे, मुर्दों में जान डाल देंगे, वो क्या करेगा यार? वो तो खुद अपना एक किडनी नहीं बचा पाया, तो फिर दूसरों की ज़िंदगी क्या बचाएगा? ज़िंदगी छोड़िए, दूसरों की किडनी क्या बचा पाएंगे? यही वो चीज़ें हैं जो सीखने लायक है। उम्मीद करता हूँ कि लोग शायद इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से सीखें। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अभी बहुत सारे ऐसे भक्तों के बयान आ रहे हैं कि इसमें कोई बाबा की गलती नहीं है, तो बस हो जाता है, प्रशासन ने इंतज़ाम नहीं किया। तो दोनों पहलू होता है, दोनों चीज़ें होती हैं आपके सामने, फैसला आपको करना होता है, क्या सही है क्या गलत है। खैर, कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मंजीत बेदी जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मंजीत जी। और ये भेजा है वरुण ने, वरुण की मम्मी है अंजलि, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अंजलि। और ये भेजा शानू यादव ने, उनकी वाइफ है अंजलि। बेबी सिंह का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेबी सिंह। और ये भेजा है अमन सिंह एंड शिखा सिंह ने। तुलसी कुमार दास, हैप्पी बर्थडे आपको तुलसीदास। इसके अलावा प्रभुराम जाखड़, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रभुराम जाखड़। और ये भेजा है चेतन राम ने, उनके बड़े भाई हैं प्रभुराम। साथ ही अमनदीप ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मुझसे, मुझे लगता है वो सवाल आप सभी के लिए। मैं तो, इन्होंने मुझसे उम्मीद की है कि मैं ईमानदारी से जवाब दूं, तो मैं दूंगा, लेकिन ये सवाल आप सबके लिए भी। इन्होंने पूछा है कि जब बॉर्डर फिल्म आई थी, जेपी दत्ता डायरेक्टर थे, सनी देओल, सुनील शेट्टी उसमें हीरो थे, और वो फिल्म रिलीज़ हुई, और दिल्ली में उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म के रिलीज़ के पहले दिन एक हादसा हुआ था, आग लगी थी, और उसमें करीब 60 लोग मर गए थे। तो उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद पुलिस ने उस सिनेमा हॉल उपहार के जो मालिक हैं अंसर बंधु, वो बिल्डर हैं बहुत बड़े, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, उनको अरेस्ट किया। इनका सवाल ये है कि जबकि ये फिल्म बनाई जेपी दत्ता ने, फिल्म में हीरो है सनी देओल और सुनील शेट्टी, तो पुलिस ने जेपी दत्ता या सनी देओल और सुनील शेट्टी, इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया? क्योंकि उनकी फिल्म देखने के लिए वो लोग आए थे जो उस आग के हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई। अब ये इनका सवाल मुझसे है, तो पहले मैं अपना देता हूँ, बाकी इनका जवाब आप लोग अगर देंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा कल। तो अमनदीप साहब मेरा, अच्छा इन्होंने ये इसलिए पूछा है, ये संदर्भ भी बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि ये जो सुखपाल भोले बाबा,
ये हादसा हुआ तो पुलिस आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज करती है। तो आयोजक बाबा तो है नहीं, बाबा ने अर्जी दी नहीं है, तो फिर बाबा इस केस में गुनाहगार कहाँ से बनते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने यही कहा कि उपहार फिल्म का एग्जाम्पल दिया कि उसमें जेपी दत्ता डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो को के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए थे, ना कि सिनेमा हॉल के मालिक के खिलाफ। तमन भाई, जो मेरी जितनी समझ है उसमें मैं आपको जवाब देता हूँ। पहली चीज़, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर जो भी होता है, उसका काम होता है एक फिल्म बनाना, और फिल्म बनाने के बाद वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रिलीज़ करता है। अब वो पिक्चर जो है वो एक दिखाई जाती है सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल का अपना एक मालिक होता है। हर सिनेमा हॉल के कुछ एनओसी होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। वो फायर से लेने पड़ते हैं, वो आपको ट्रैफिक वालों से लेने पड़ते हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेने पड़ते हैं, सभी तरफ से कि ये बिल्डिंग ठीक है, गिरेगी नहीं, आग लगेगी तो आपके पास इंतज़ाम है, एग्ज़िट और एंट्री के इतने दरवाजे हैं। ये सब मिलता और अंशुल बंधु ने वो बनाया था। अब जेपी दत्ता मुंबई में है और ये पिक्चर रिलीज़ हुई पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब किसी सिनेमा हॉल में हादसा हो जाए तो उसके लिए जेपी दत्ता या फिल्म के हीरो हीरोइन इसलिए जिम्मेदार नहीं होंगे कि उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं है और उनका काम फिल्म बनाना, फिल्म काम बनाने का उन्होंने बेच दिया, अब वो दिखा रहा है। लेकिन जिस बिल्डिंग के नीचे वो बैठ कर दिखा रहा है वो बिल्डिंग सेफ़ है, महफूज है या नहीं है, वहाँ सुरक्षा के इंतजाम है कि नहीं, वो उस बिल्डिंग के मालिक की जिम्मेदारी है। ये रहा उपहार को लेकर सवाल, और इसीलिए अंशुल बंधु सिनेमा हॉल उपहार का मालिक था, उसके खिलाफ केस किया गया। अब आइए यहाँ बाबा वाले मामले में। ये सत्संग हुआ, बाबा को लोग सुनने के लिए आए थे। ठीक है, बाबा ने अपने हाथ से वो नहीं भेजा कि हमें परमिशन चाहिए, उनके मुख्य सेवादार ने किया, और भी सेवादारों के नाम है पोस्टर में। लेकिन उपहार कांड जैसा यहाँ पे एक अलग चीज़ ये थी कि जिस जगह पे ये भगदड़ मची उस जगह पर वो बाबा मौजूद थे, पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट थे वो वहाँ पर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भगदड़ मची तो जिनके लिए ये भगदड़ मची वो शख्स वहाँ से भाग रहा है, जबकि उसका काम था कि अगर वो अपनी गाड़ी की धूल न उड़ाता, जिस धूल के लिए लोग मरते जा रहे थे अपने माथे पे लगाने के लिए, तो शायद भीड़ रुक जाती। सेवादार और सुरक्षा गार्ड तो इतने थे कि वो बाबा को घेर ही लेते। तो वो इतने ही बड़े सारे उनके भक्त थे, उनको भगवान मानते थे। 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा करना कोई मामूली बात नहीं है। तो एक बार वो इशारा करते तो वो पूरी भीड़ शांत हो जाती, जो जहाँ होती वो वहीं रुक जाती। फिर बाबा उनसे अपील करते कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, गर्मी है, आराम से रुकिए, आराम से जाइए। और फिर वो निकलते। ये कहते पहले आप लोग निकलिए, फिर मैं बाद में निकलूँगा। तो ये भगदड़ नहीं मचती। ये दूसरा फ़र्क था। तीसरा, इस बाबा के लिए ही चूँकि ये पूरा सत्संग हो रहा था और बाबा ने अपने अनुयायी के ज़रिए ये कहा था कि जाके, उसको तो आया नहीं सब, उसको तो ये था कि मेरे बाबा का सत्संग है तो अर्जी लेनी है, तो इसमें बाबा की सहमति थी। और ये 80,000 जो एस्टिमेट दिया, ये बिना बाबा की जानकारी के तो दिया नहीं होगा, और ये इसीलिए तो बाबा का सामने आना ज़रूरी है पूछताछ के लिए। तो अगर 80,000 उसने, अब उससे पूछेगा जो मुख्य सेवादार जब आएगा कि भैया 80,000 तेरे क्या सपने में आया था कि 80,000 लोग आएंगे, या किसी से पूछा था? वो बिना अपने गुरु से सलाह मशवरा किए भी ऐसी चीज़ दे सकता है? नहीं दे सकता। इसीलिए बाबा और उस सेवादार का पकड़ा जाना भी ज़रूरी है, उनसे पूछताछ भी ज़रूरी है। तो उपहार अलग इंसिडेंट, ये अलग इंसिडेंट है। उपहार में डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस सिनेमा हॉल में मौजूद नहीं थे, ना उस सिनेमा हॉल उनका था, लेकिन यहाँ बाबा उस जगह पर मौजूद था। उसी के कहने पर ये अर्जी दी गई, उसी के कहने पर ये 80,000 लोगों की तादाद बताई गई पुलिस और प्रशासन को। तो इसलिए इस बाबा को हम इस मामले में कि गुनहगार नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते। इसके अलावा मांगी लाल चौहान, थैंक यू सो मच आपका। मोइज़ अहमद, शुक्रिया आपका भी। आर्य तिवारी साहब, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र सिंह जी हैं बीएसएफ में, और इन्होंने सवाल पूछा था, उस दिन मैं जवाब देना भूल गया इनका, फिर मेल आया था। इनका सवाल ये था कि क्या स्पेस यानी अंतरिक्ष में बारिश होती है? धूल मट्टी, कुछ और लोगों ने भी पूछा था ऐसा। तो शैलेंद्र सिंह जी, स्पेस यानी अंतरिक्ष में बारिश नहीं होती। अगर बारिश होती तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती, लेकिन वहाँ बारिश, आंधी, तूफान, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि स्पेस या अंतरिक्ष में बारिश नहीं होती है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।